जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? चलिए, नाइस स्ट्रेस। चलो, बहुत बढ़िया बात है भाई। राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे। हाँ, आइए। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था? अगर हम बात करें लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। एक हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 30 बाकी था। हम लोगों ने 29 तक कर लिया था, हमारा 30 बाकी था। और 30 नंबर क्वेश्चन को करने के बाद में तब आज हम एक नए कंसेप्ट की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज ये हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 30 की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर से रिवीजन करके आए होंगे और बैक में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बैकग्राउंड में पूरा का पूरा रिवीजन जो है वो आप लोग का चल रहा होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? बोला गया, अंकित was to get a 29% hike in his salary, but due to typing error it wrongly typed the figure 57% and printed the new slip. He received this revised salary for 3 months before the organization realized the mistake. If the excess paid to him in the previous month is to be deducted from his fourth month salary. ठीक है, if after deduction he get rupees 9,000 as fourth month salary, find his actual salary। यहाँ पर कि उसका एक्चुअल सैलरी क्या है। आसान भाषा में कहें, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान भाषा में कहें, देखो हिंदी में भी क्या लिखा है पढ़ लो। कि अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी। ठीक है, एक तरीके से मतलब जो भी उसका वेतन था तो उसको 29% बढ़कर मिलना था, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया और नया वेतन स्लिप बन गया। अभी सिर्फ मैं इतना ही पढ़ूंगा और इतना ही के आधार पे जो मुझे डेटा समझ में आया और जो जहाँ तक है सत्य भी है, हम लोग उसको नोट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्कर कहाँ है सर? ठीक है, चलिए मिल गया, मार्कर मिल गया। तो कहीं ना कहीं मान मान लीजिए कि पहले अंकित को अगर 100 रुपये मिलते थे उसकी सैलरी के। ठीक है, 100x का अगर उसकी सैलरी होती थी तो एक तरीके से खुश होने के बाद में इंक्रीमेंट करना था। तो अंकित को वेतन में 29% की बढ़ोतरी मिलनी थी। इसका 29% कितना होता है? तो 29 हो गया। तो यानी इसमें 29 बढ़ाकर मिलना था, तो कितना मिलना था? इतना उसको मिलना था। लेकिन टाइपिंग एरर हो गया और टाइपिंग में 29% के जगह पे उसको यहाँ पर कितना का आंकड़ा जो है वो मिला गलत तरीके से। यहाँ आंकड़ा 57% जो है वो टाइप हो गया, तो नया वेतन स्लिप बन गया। अब नया बन गया तो मेरे भाई नया कितना हो गया? तो बोलोगे 57 अगर बढ़ गया तो नया वाला कितना हो गया? तो 157 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया? तो 157 हो गया। मिलना इतना था और मिल इतना रहा है उसको। और ऐसी कहानी कब तक चल रही है? तो बोला गया कि सर नया वेतन स्लिप बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिलता रहा। मान लो कि मेरा इंक्रीमेंट 1,000 रुपये का होना था, 5,000 रुपये कंपनी ने बढ़ा के भेज दिया। और मैं भला क्यों बोलूँ कंपनी को कि तुम लोगों ने गलती की है? मेरा फ़ायदा हो रहा है यार, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो मैं कंपनी को बताने जाऊँगा। 3 महीने के बाद में कंपनी को पता चलता है। और 3 महीने के बाद में जब कंपनी को पता चलता है तो कंपनी क्या बोल देगी? अच्छा ठीक है, जाओ जो बढ़ा के दिए सो दिए, अब तुमको पुराना वाला देंगे नहीं। जितना बढ़ा के दी थी कंपनी सारा वसूल ली। तो वही वाली बात है, 3 महीने तक कायदे से यहाँ पर जो है मुझे कितना हर महीने मुझे कितना ज़्यादा मिलता रहा। एक तरीके से बात करें तो यहाँ पर इनका डिफरेंस देखो, 28 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ बात करते हैं इसका डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है? 28 का डिफरेंस है। तो प्रत्येक महीने मुझे 28 ज़्यादा मिलता रहा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? उसे 3 महीने के लिए संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीने में उसे दिए गए आंतरिक वेतन को उस चौथे वेतन का वेतन से काट दिया जाता है, तो यह कटौती करने के बाद में चौथे महीने के वेतन के रूप में रुपये इतना मिलता है।
ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इफ द एक्सेस पेड टू हिम इन द प्रीवियस मंथ्स, जितना भी पीछे एक्सेस उसको मिला है, ठीक है, अगर उस एक्सेस को डिडक्ट कर लिया जाए चौथे महीने की सैलरी से। अब चौथे महीने का सैलरी कौन सा वाला से काटेगा? फेक वाले से काटेगा, जेन्युइन वाले से काटेगा? तो जेन्युइन वाले से काटेगा। तो मेरा यहाँ पर वही कहना है कि आप यहाँ पर ये देखो, तो एक महीने में आपको एक्सेस कितना मिल रहा है? तो बोलोगे सर एक महीना में जो मुझे एक्सेस मिल रहा है ना, वो ज़्यादा कितना मिल रहा है? तो एक महीने में मुझे 28 एक एक्सेस मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो बोलोगे सर 28 एक एक्सेस हमको मिल रहा है। तो एक महीने में इतना मिला है, तो 3 महीने में जो एक्सेस मिला है वो कितना मिला है? तो इतना इंटू 3, यानी अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 84 एक्स। इतना महीना हमको एक्सेस मिल चुका है। इतना महीना क्या हो गया? हमको बहुत ज़्यादा मिल चुका है। अब बोला गया कि ये कंपनी जितना रुपया ज़्यादा दी थी उसको अगर मानो चौथे महीने की सैलरी से काट लेती है, तो तुम्हारे हाथ में मात्र 9,000 रुपये की तनख्वाह निकल कर आती है। तुम्हारी तनख्वाह है कितनी? तो बोलोगे 129 एक्स। उस 129 एक्स में से अगर कंपनी 84 एक्स काट लेगी, तो तुम्हारे हाथ में जो मिलेगा ना, वो किसके बराबर में होगा? तो 9,000 के बराबर में होगा। तो बोलोगे सर ये किसके बराबर में? 29 से 35 10 45 एक्स। 45 एक्स का मान तुम्हारा कितना निकल कर आएगा? तो बोलोगे सर 9,000। 45 से अगर काटोगे मेरे भाई तो 200 के करीब में आएगा। ये तुम्हारा एक्स का मान होगा। और अगर एक्स का मान 200 के करीब में होगा, तो एक्चुअल सैलरी जो तुम्हारी थी वो हमारी कितनी है? तो अगर हम एक्चुअल की बात करेंगे यार, जो जेन्युइन तुम कमा सकते हो, तो एक्चुअल तुम्हारी कितनी है? 129 एक्स के करीब में है। कितनी है मेरे भाई? तो 129 एक्स। तो यानी 129 इंटू कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी 200 कितना हो जाएगा? 258 और डबल जीरो, ये करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर जो है डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, और इसको आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि सर कंपनी जो है यहाँ पे, जैसे मानो उस व्यक्ति की सैलरी इतनी थी, बढ़ा के करना था इतना, बढ़ा के कर दिया इतना, फालतू कितना मिला? 28। एक महीने में फालतू इतना मिला, तो 3 महीने में कितना फालतू मिल चुका है? 84। अब चौथे महीने में कंपनी क्या करती है? इसके एक्चुअल सैलरी में से जितना बढ़ाया उसको काट लेती है, तो उसको 9,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 45 एक्स का मान 9,000, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 200। और अगर एक्स का मान 200 हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है? तो मतलब एक्चुअल कितनी हो गई? 129 इंटू 200, यानी कितना? 25800 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखा है। इसके बाद में हम लोगों ने ए बी रूल भी पढ़ा है, तरीके से सारी बातों को हमने जाना है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा शुरू हो रहा है। और अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, ज़रा वो देखिए। तो इसमें कहा गया कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर या कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे ठीक है, ये हमारा क्या है? तो देखो, एक मेंसुरेशन का छोटा सा पार्ट, क्षेत्र मिति का छोटा सा पार्ट है, जो कि आपको परसेंटेज में पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके लंबाई को, चौड़ाई को या ऊंचाई को आप कुछ कुछ परसेंट से बढ़ा देते हो। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए, ठीक है, यहाँ पर कि उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा, पेरीमीटर में कितना परिवर्तन होगा, और ये दुनिया जहान की 100 बातें जो हैं ये पूछा गया होता है। ठीक है, तो वैसे सवालों को हम कैसे बनाने वाले हैं? अब सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें एक चीज़ पता भी होनी चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए, आपके आसपास ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये या तो 2 डायमेंशनल है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 डायमेंशनल है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में अगर कोई पेपर है, जैसे मेरे हाथ में टिश्यू पेपर है। अब ये जो टिश्यू पेपर है, ये कैसा फिगर है? 2 डायमेंशनल है। इसकी एक टिश्यू पेपर की लंबाई है और एक इसकी चौड़ाई है। लेकिन जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा क्या है? 3 डायमेंशनल है। उस कमरे की एक लंबाई भी है, उस कमरे की एक चौड़ाई भी है, उस कमरे की एक ऊंचाई भी है। जिस फर्श पे आप खड़े हैं वो फर्श 2 डायमेंशनल है। ठीक है, आप कभी भी जो टाइल खरीद के लेके आते हो, तो उसका जो फ्रंट का सरफेस होता है, जैसे आप हमेशा बात करते हो जब टाइलिंग की बात करते हो, जब फ्लोर बनाने की बात करते हो, हमेशा स्क्वायर फुट एरिया में बात करते हो। कितने एरिया का काम है, कितने एरिया में काम करना है, कहने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पे। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को फिल करने की, जब हम पानी का बोतल लेते हैं तो हम देखते हैं उसमें कितना वॉल्यूम पानी आ रहा है।
टंकी होती है पेट्रोल की, या एक तरीके से तेल की टंकी होती है, तो उसमें हम बात करते हैं कितना वॉल्यूम आ रहा है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो एक तरीके से वहाँ पर हम एरिया नहीं बात करते, वहाँ वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जिसके पास मेज़र करने के लिए 2 यूनिट की आवश्यकता होती है उसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, और जिसको मेज़र करने के लिए 3 यूनिट की आवश्यकता होती है उसे 3 डायमेंशनल कहते हैं। वैसे ही मेरे भाई जिसको मेज़र करने के लिए 1 यूनिट की आवश्यकता होती है तो उसे 1 डायमेंशन कहते हैं। जैसे कपड़े की दुकान पे जब आप अपने लिए कपड़ा लेने जाते हैं, आप दुकानदार को बोलते हैं भैया 2 मीटर पैंट का कपड़ा दे दो, 3 मीटर शर्ट का कपड़ा दे दो। सिर्फ आप उससे मीटर में बात करते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलते 2 मीटर स्क्वायर हमको चाहिए, 3 मीटर स्क्वायर हमको चाहिए, नहीं बोलते ना। तो यानी आप उससे एक लंबाई की बात कर रहे हो, 3 मीटर लंबा कपड़ा, सिर्फ एक लेंथ की बात कर रहे हो, तो लेंथ आपका क्या कहलाएगा? तो लेंथ आपका मेरे भाई 1 डायमेंशनल कहलाएगा। जैसे दिवाली के समय आपको अपने घर के बाउंड्री को एक तरीके से लाइटिंग से पूरा का पूरा सजाना है, पूरा बढ़िया करना है। तो जब उसके बाउंड्री को आप पूरा का पूरा लाइटिंग से करते हो, तब क्या बोलते हो? जाते हो दुकान पे, भैया 190 मीटर तार देना, भैया 300 मीटर तार देना। तो यानी 190 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर तो वो सिर्फ लंबा है, ना उसके पास चौड़ाई है और ना उसके पास ऊंचाई है। तो यानी जो चीज़ों के पास सिर्फ एक डायमेंशन हो 1D कहलाता है, जिनके पास 2 डायमेंशन हो 2D कहलाता है, और जिनके पास 3 डायमेंशन हो वो 3D कहलाता है। अब 1D की कैटेगरी में कौन कौन आता है, 2D की कैटेगरी में कौन कौन आता है, 3D की कैटेगरी में कौन कौन आता है, वो समझिए। 1D की कैटेगरी में आपका यहाँ पर किसी भी चीज़ की लंबाई, वो मेरे भाई 1D की कैटेगरी में है, लेंथ हो गया, या फिर आप उसके चौड़ाई की बात कर लो, मतलब किसी एक की बात करोगे, लंबाई करोगे तो चौड़ाई नहीं, चौड़ाई करोगे तो लंबाई नहीं, या फिर आप उसके ऊंचाई की बात कर लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? 1 डायमेंशन हो गए। अब जैसे मान लो कि अगर हम कोई ट्रायंगल है, ठीक है, या फिर पेरीमीटर की आप बात कर लो, पेरीमीटर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? तो पेरीमीटर हो गया। तो ये पेरीमीटर जो हो गया ये भी क्या हो गया? तो 1D हो गया। या जब आप आगे चल के पढ़ोगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, अब ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री में मेरे भाई मीडियन हो गया, या एक तरीके से स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल हो गया, तो मीडियन हो गया, डायगोनल हो गया, ये सारी रेखाएं ही तो हैं, एक सीधी रेखा ही तो है। तो कहीं पर भी सीधी रेखा, कभी भी सीधी रेखा, चाहे वो सीधी रेखा भुजा का काम करे, चाहे वो सीधी रेखा डायगोनल का काम करे, चाहे वो सीधी रेखा मीडियन का काम करे, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन वो हमेशा क्या कहलाएगी? तो वो मेरे भाई हमेशा जो है वो 1D कहलाएगी, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एनी लाइन हम यहाँ पर कह सकते हैं, कोई भी लाइन यहाँ पे, वो लाइन का कोई भी रूप हो सकता है। लाइन मेरे भाई ट्रायंगल रहेगा तो वो मीडियन बन सकता है, यहाँ पर वो एल्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है, या फिर मेरे भाई वो यहाँ पर क्या, कोई भी लाइन मतलब यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें तो डायगोनल। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? सारे के सारे हमारे 1D कहलाते हैं। कोई भी एक सीधी रेखा, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? 1D कहलाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं 2D की परिभाषा कौन व्यक्त करता है? तो 2D का मतलब हो जाता है एरिया से संबंधित, ठीक है। 2D का मतलब क्या हो गया? एरिया। जिस सरफेस को आप टच कर पाओ ना, वो आपका एरिया हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में अभी हमारी यूपीएसआई वैरियर है, ठीक है, यूपीएसआई की एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब हमारे पास में। तो इसके जिस सरफेस को मैं छू पा रहा हूँ ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा 2D कहलाएगा। जैसे आप ये सरफेस को देखो, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही एक तरीके से शाइनी है। तो ये इसका क्या हो गया? 2D सरफेस हो गया, ये एरिया हो गया। अगर मानो मैं छापने वाले किताब वाले को देता हूँ, भैया इसको छापना ज़रा, तो वो क्या करेगा? बोलेगा भैया कितने एरिया पे पेंट लगाना है, ठीक है। अगर मैं साइड में बात करूँ कितना एरिया पेंट करना है, ये साइड में बात करूँ कितना एरिया पेंट करना है, तो ये सारा क्या होगा? एरिया का काम करेगा, ठीक है। तो यानी एरिया को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? एक लंबाई चाहिए और एक चौड़ाई चाहिए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ भी अगर हम बात करते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल, जहाँ पर भी किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए 2 यूनिट चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है? 2D कहलाता है। कभी वो कर्व सरफेस एरिया हो सकता है, कभी वो टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, थर्ड अगर हम जानेंगे, तो थर्ड हमारा हो जाता है वॉल्यूम, ठीक है।
अब ये वॉल्यूम हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए वॉल्यूम का मतलब जहाँ पर लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। जैसे जिस कमरे में आप हैं उस कमरे का वॉल्यूम कितना है, हवा कितना उसमें आ सकता है, तो बोलोगे सर एक उसके पास लंबाई है, एक उसके पास चौड़ाई है, एक उसके पास ऊंचाई है। जब तीनों चीज़ उसके पास में है तो वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है। अब मज़े की बात मैं बताऊं तो इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो एरिया मिलता है, और इसका जब आप क्यूब करते हो तो क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मेरे पास देखे, जैसे मान लीजिए कि ये डब्बा है हमारे पास में, टिश्यू पेपर का ही डब्बा है हमारे पास में, तो ये जो डब्बा हो गया ये क्या हो गया, 3D हो गया। आप सही से तरीके से देखो, डब्बे के पास एक लंबाई है, एक मेरे पास यहाँ चौड़ाई है, और एक ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो ये इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही टिश्यू पेपर ये ले पाएगा, होल्ड कर पाएगा। ठीक है। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, तो हमें क्या क्या समझना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कहा इसका स्क्वायर करने पे ये मिल रहा है, इसका क्यूब करने पे ये मिल रहा है। एग्जामिनर क्या करता है इसी में थोड़ा सा जो है छोटी छोटी बातें जो है इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझना, अगर आपको 1D से 1D में जाना है कुछ मत करिए, वही आंसर होगा। 2D से 2D में जाना है कुछ मत करिए, वही आंसर होगा। 3D से 3D में जाना है कुछ मत करिए, वही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको 1D से 2D में जाना है तो आप देखिए डबल हो रहा है, तो डबल करने का मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर आपको 1D से 3D में जाना है यानी ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल करने का मतलब क्या हो गया, क्यूब करना है। आप सही तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो जब आप दुकानदार से कपड़ा मांगते हैं, भैया 2 मीटर कपड़ा देना, तो 1D को मापने के लिए या तो मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो भी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं सबके ऊपर में पावर में 1 होता है। जब आप क्षेत्रफल की बात करते हो, ठीक है, जब आप क्षेत्रफल की बात करते हो कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे स्क्वायर फुट बोलते हैं, टाइल हमारा इतना स्क्वायर फुट है, ये इतना स्क्वायर फुट है, तो मतलब क्या हो गया, तो वो एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है। और अगर हम जब 3D की बात करते हैं तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का मतलब सेंटीमीटर क्यूब या फिर हमारा मीटर क्यूब। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर 1D से 2D में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 1D से 3D में जाना है तो हमारा क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है। हम सारी बातों को बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, निश्चिंत होइए। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर पे आते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, छोटी मोटी छेड़छाड़ करते रहता है। जैसे आज मैंने मानो यहाँ पर कि एक बॉक्स बनाया, या ये आईफोन कंपनी है, और इस आईफोन वालों ने क्या बनाया, इन्होंने कहा यार है ना हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हमेशा। इन्होंने क्या किया कि जैसे ये मोबाइल का स्क्रीन है, ये इसकी अपनी लंबाई है और ये इसकी अपनी चौड़ाई है। अब इन्होंने जैसे मानो इसकी अपनी लंबाई इसकी अपनी चौड़ाई के साथ में इन्होंने क्या किया, सोचा इसके लंबाई को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को थोड़ा कम कर देते हैं, 10% लंबाई बढ़ा देंगे, 10% चौड़ाई बढ़ा देंगे, तो ओवरऑल हमारा जो होगा एरिया में क्या परिवर्तन होगा, ओवरऑल हमारा डायगोनल में क्या परिवर्तन होगा, ओवरऑल पेरीमीटर में क्या परिवर्तन होगा, वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। तो ये ऐसी हजार बातें उनके मन में आएंगी, तो उनके जितने भी मन के सवाल होंगे उन सबका उत्तर हम लोग देंगे यहाँ पे। ठीक है सर, सर्कल क्या होता है, देखो एक सर्कल 2D फिगर है, और जो गेंद होती है स्फीयर होता है वो 3D फिगर है। रोहन कुमार, सर्कल जो है वो एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है। आइए चलिए, किसी भी चीज़ को अगर आप पन्ने पर बना सकते हैं तो वो 2D है। आप ट्रायंगल बना सकते हो, ट्रायंगल 2D है। सर्कल बना सकते हो, सर्कल 2D है। स्क्वायर बना सकते हो, स्क्वायर 2D है। रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर रेक्टेंगल 2D है। लेकिन क्या आप इस कमरे को इसके ऊपर में बना सकते हो, नहीं ना, तो फिर वो हमारा क्या कहलाएगा, 3D कहलाएगा। आज ये चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला गया इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10% देन इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल इज। पहली बात, यहाँ पर ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सारे के सारे एक ही बिरादरी के हैं। बोलोगे किस किस की बिरादरी की बात कर रहे हो आप, सर देखो यहाँ पर ये साइड हो गया, उसके बाद पेरीमीटर हो गया, उसके बाद डायगोनल हो गया। हिंदी में अगर बात करें तो भुजा हो गया, परिमाप हो गया और विकर्ण हो गया। आप सही से देखो यहाँ पे 1D वाला खानदान कितना बड़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भुजा का मतलब आप लेंथ ब्रेथ या हाइट कोई भी एक मान सकते हो। ठीक है। तो ये पूरा पूरा लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, या पेरीमीटर हो गया, या डायगोनल हो गया, सारे मैंने क्या कहा, एक ही खानदान से है। तो एक ही खानदान के किसी भी व्यक्ति को किसी में भी बदलना हो, कुछ भी नहीं करना होता, एज इट इज़ मेरे भाई आंसर बन जाता है। यानी आप एक भाषा में ऐसा कह सकते हैं, सर अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो हमारी चौड़ाई ऑटोमेटिक डबल हो जाती है, हमारी पेरीमीटर ऑटोमेटिक डबल हो जाती है, ये वाली कहानी
बढ़ानी होती है। या दूसरे भाषा में अगर परसेंटेज की भाषा में कहें तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितने परसेंट से हम लेंथ बढ़ाते हैं हमारा पेरीमीटर भी उतने ही परसेंट से बढ़ता है। अगर हम लेंथ को 10% बढ़ाएंगे ना तो पेरीमीटर भी हमारा 10% बढ़ेगा। अगर हम ब्रेथ को 20% बढ़ाएंगे ना तो पेरीमीटर भी हमारा 20% बढ़ेगा। यानी सेम इफेक्टिव चेंज हर किसी में अप्लाई होता है। तो आप नोट बना के लिख सकते हो कि 1D में किसी एक चीज़ को जितने परसेंट से आप बढ़ाते हैं बाकी चीज़ें भी उतने ही परसेंट से बढ़ती हैं। यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने लंबाई या किसी ट्रायंगल को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा एक स्क्वायर हो गया दोस्तों, अगर ये एक स्क्वायर है, आज इसकी भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कल के दिन मैंने क्या किया, एक दूसरा स्क्वायर बना लिया जिसकी भुजा मैंने सिर्फ 10% बढ़ाई है। 10 का 10% एक होता है, एक मैंने बढ़ा दिया मतलब 11 कर दिया। तो यहाँ पर इसका जो डायगोनल होगा ना तो वो भी 10% से बढ़ गया होगा। जो ये पेरीमीटर है और जो ये पेरीमीटर है तो ये पेरीमीटर भी कितने से बढ़ गया होगा, 10% से बढ़ गया होगा। तो नोट बना के वही लिखना है कि वेन एवर इंक्रीज, ठीक है, वेन एवर वी इंक्रीज एनी वन क्वांटिटी ऑफ वन डायमेंशन बाई x%, then all the other remaining quantity of one dimension increases by the सेम परसेंटेज। जब हम कोई एक चीज़ को 10% से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें भी वन डायमेंशन में उतने ही परसेंट से बढ़ती है। तो अगर हमने साइड को यहाँ पर 10 से बढ़ाया है तो पेरीमीटर है या डायगोनल है दोनों कितने से बढ़ेगा, 10 से बढ़ेगा और 10 से बढ़ेगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। परिमाप का मतलब पेरीमीटर होता है, इंग्लिश में परिमाप को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, अब देखो पेरीमीटर के भी क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे आप कोई भी फिगर पढ़ते हो, मान लीजिए कि आप ट्रायंगल पढ़ रहे हो, या मान लीजिए आप स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हो, या आप कोई भी अदर ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, तो इनके लिए हमेशा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, तो पेरीमीटर शब्द इस्तेमाल करते हैं। सभी भुजाओं को अगर जोड़ोगे ना तो वो क्या इस्तेमाल होगा, पेरीमीटर। लेकिन जब आप वहीं पर मेरे भाई जब आप एक सर्कल की बात पढ़ोगे ना तो सर्कल में उसी पेरीमीटर को किसी और नाम से जाना जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, तो सरकमफेरेंस कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरीमीटर अलग है सरकमफेरेंस अलग है। ऐसा मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ऐसा मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, जैसे कहीं पर भारत में ही आप देख लीजिए, किसी एक स्टेट में उसको किसी और नाम से जाना जाता है, दूसरे स्टेट में उसको किसी और नाम से जाना जाता है, तीसरे स्टेट में कोई भी एक चीज़ है उसको अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो मेरे भाई क्या होता है, होता तो वैल्यू बात सेम ही है। इसी तरीके से पेरीमीटर जो है मेरे भाई, सर्कल का पेरीमीटर में कभी पेरीमीटर शब्द आप नहीं समझोगे, सरकमफेरेंस आप समझोगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में क्या होता है, साइड होता है, तो यहाँ साइड के जगह पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर रेडियस मिलेगा। वहाँ साइड था तो यहाँ पर क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पेरीमीटर जैसे शब्द का इस्तेमाल मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको सरकमफेरेंस मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे साइड और पेरीमीटर दोनों एक ही खानदान से थे, 1D वाले खानदान से, उसी तरीके से रेडियस और सरकमफेरेंस भी दोनों किस खानदान से हैं, तो 1D वाले खानदान से हैं। यानी इनको इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए। अगर हम वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो उस वन डायमेंशन में अगर हम बात करें तो जैसे आप साइड की बात कर लो या फिर आप रेडियस की बात कर लो, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर पेरीमीटर तो लिख ही रखा है, आप सरकमफेरेंस की बात कर लो, सारे के सारे क्या हैं, तो सारे के सारे 1D हैं। यानी अगर हम 10% से रेडियस बढ़ाएंगे सरकमफेरेंस 10% से बढ़ेगा। अगर हम 20% से सरकमफेरेंस बढ़ाएंगे, परिमाप बढ़ाएंगे, तो हमारा जो है 20% से रेडियस यानी त्रिज्या बढ़ेगी। तो ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि दोनों सेम है तो अब इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया और क्या कहा गया, पढ़िए। इंग्लिश में कहा गया, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरकमफेरेंस। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो परिधि में कितनी की जाएगी। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, जितने परसेंट से यहाँ पर त्रिज्या में वृद्धि होगी उतने ही परसेंट से यहाँ पर परिधि में भी वृद्धि होगी। यानी जितने परसेंट से रेडियस में इंक्रीमेंट होगा उतने ही परसेंट से मेरे भाई सरकमफेरेंस में भी इंक्रीमेंट होने वाला है। दोनों का परसेंटेज चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो बोलोगे सर देखिए ये जो रेडियस है हमारा, ये भी हमारा क्या है, वन डायमेंशनल है, और जो ये सरकमफेरेंस है हमारा, ये भी हमारा वन डायमेंशन है। तो एक डायमेंशन में कोई एक चीज़ जितने परसेंट से बढ़ती है दूसरी वाली भी उतनी ही से बढ़ती है, यानी कितने से बढ़ेगी, 20% से।
क्लियर है दोस्तों ये बात? कहीं कोई भी परेशानी हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, सर ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता है कि पेरीमीटर वाले पार्ट में कहीं पर किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ होगा। तो कुल मिलाकर 3 पार्ट हमने शुरू में आपसे कहा था कि हमें इस सेक्शन में पढ़ना है। कौन कौन सा पार्ट कहा था? पहला पार्ट मेरे भाई पेरीमीटर था। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पार्ट हो गया? इसका मतलब यहाँ पर 1D हो गया। कि पहला पार्ट जो हमें पढ़ना था वो पेरीमीटर पढ़ना था, यानी 1 डायमेंशन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। अभी हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि 1D का मतलब क्या हो गया? जिसके पास मेज़र करने के लिए कोई एक क्वांटिटी हो। अब उसके बाद हमें एरिया पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। एरिया हमारा क्या है तो बोलोगे सर 2 डायमेंशन हो गया, और वॉल्यूम हमारा क्या है तो बोलोगे सर 3 डायमेंशन हो गया। एक और बात, शुरू में एक बात मैंने सिखाया था, अगर इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2D, और अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 3D मिलेगा। ठीक है, याद रखना। चलो, तो अब सीधा सीधा एरिया वाले सवाल में आते हैं। एरिया वाले सवाल में, और एरिया वाले सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया की बात करते हैं। तो इंक्रीज या डिक्रीज इन जब एरिया की बात करेंगे तो इसमें मेरे भाई सवाल कैसे बनेंगे वो समझिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर है, और ये स्क्वायर की क्या भुजा है मुझे यहाँ पर ये नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या भुजा है मुझे इतनी नहीं पता है, लेकिन मैंने कहा कि इसके मैंने साइड को, ठीक है, इसके मैंने साइड को क्या कर दिया है, इसके मैंने मेरे भाई साइड को यहाँ पर 10% से जो है वो बढ़ा दिया है। तो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अब ये जो स्क्वायर है ये थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है एरिया हमारा कितने से बढ़ जाएगा? एरिया में हमारा कितने परसेंट का जो है यहाँ पर, कितने परसेंट का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा? साइड अगर 10% से बढ़ाते हैं तो पेरीमीटर 10% से बढ़ता है, क्योंकि वो 1D वाले खानदान में आता है। लेकिन एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा? एरिया तो 2D से आएगा। तो आप क्या बोल दोगे, सर 10 का स्क्वायर कर दो। ऐसा नहीं है, अभी हम आपको समझाते हैं कहानी क्या है। जैसे एक आपके पास में एक ओल्ड फिगर है, और एक आपके पास में मेरे भाई न्यू फिगर है। समझिएगा मेरी बातों को, तो आप लोगों को बढ़िया से क्लैरिटी मिलेगी। तो एक हमारा ओल्ड फिगर था और एक हमारा न्यू फिगर था। अब हम दोनों को कैसे रिलेट करेंगे वो देखिए। ओल्ड फिगर में जो हमारी साइड थी वो कितनी थी, और नई फिगर की जो साइड है वो कितनी है। तो जब हम 10% से इंक्रीज करने की बात करते हैं तो असल में ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10/100 यानी 1/10 होता है। कितना होता है तो बोलोगे सर 1/10 होता है। ठीक है, तो 1/10 होता है, तो पुराने वाले की भुजा हमारी कितनी होती है? 10 होती है, और नया वाला का भुजा कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर कहा कि पुरानी वाली भुजा 10 थी, नई वाली भुजा कितनी हो गई? 11 हो गई। पुरानी वाली भुजा कितनी थी? 10 थी, नई वाली भुजा कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहता हूँ, चलो हम लोग सारी चीज़ों को प्रूव कर लेते हैं कि क्यों पेरीमीटर में 10% का ही चेंज होता है। सारी बातें हम आपको बता देंगे। कई सारे बच्चों के यहाँ पर सवाल है कि नहीं सर प्रूफ कर दीजिए, पेरीमीटर भी प्रूफ कर दीजिए, एरिया भी प्रूफ कर दीजिए। तो हम आपको यहाँ पर दोनों केस, दोनों सिनेरियो में एक बार थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लेकर आते हैं, और हम आपको समझाते हैं। एक बार ये हमारा ओल्ड केस है। ओल्ड केस में यहाँ पर क्या होगा, तो ओल्ड केस में अगर हम साइड की बात करेंगे मेरे भाई, तो साइड हमारा मान लेते हैं कितना, तो साइड हम मान लेते हैं 10 है। तो यहाँ पर न्यू वाले केस में हमारी साइड कितनी होगी, तो साइड जो होगी वो मेरे भाई यहाँ पर 11 हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अब पुराने वाले केस में हमारा जो साइड है अगर 10 है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर पेरीमीटर निकालना जरा एक स्क्वायर का। तो बोलोगे सर पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है, तो पेरीमीटर यानी परिमाप, तो कितना होता है? 4 इंटू साइड होता है, यानी कहने का मतलब 4 इंटू 10 हमारा 40 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करते हैं तो पुराने वाले का एरिया कितना होगा, तो एरिया का स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर के बराबर में होता है। मेंसुरेशन में पढ़ेंगे आप लोग, तो बोलेंगे सर 10 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने एरिया जैसे निकाला है, एरिया के पहले आप एक और शब्द निकाल सकते हो, आप यहाँ पर डायगोनल भी निकाल सकते हो। जैसे डायगोनल हमारा कितना होता है, तो कोई भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हमारा √2a के बराबर में होता है। √2 इंटू ए यानी 10 इंटू √2, तो हो जाएगा 10√2। ठीक है, तो अगर उसका पेरीमीटर देखेंगे 40, उसका डायगोनल देखेंगे इतना, उसका एरिया देखेंगे इतना। अब नया वाला का हम बात करते हैं, और नया वाला में सारी बातें हम सेम देखते हैं कि हमारा मेरे भाई नया वाला में सारा कहानी क्या है। तो नया वाला में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो पेरीमीटर ही देखेंगे। तो नया वाला का पेरीमीटर कितना होगा, तो बोलोगे सर नया वाले
का जो पेरीमीटर होगा वो 4 इंटू उसका साइड के बराबर, यानी 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 4 इंटू साइड यानी 44 हो जाएगा। नया वाला का अगर हम डायगोनल देखना पसंद करेंगे तो नया वाला का डायगोनल हमारा कितना होगा, तो जो भी साइड होता है उसमें √2 से गुना कर देते हैं, जो भी साइड होता है उसमें √2 से गुना कर देते हैं। तो 11 साइड है तो 11 √2 हो जाएगा। और नया वाला का हमारा एरिया किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर साइड का स्क्वायर करना होता है, साइड का स्क्वायर करना होता है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, अगर पुराने वाले की भुजा ये है तो उसके आधार पर उसका पेरीमीटर इतना होगा, उसके आधार पर उसका डायगोनल इतना होगा, उसके आधार पर उसका एरिया इतना होगा। अगर नए वाले की भुजा हमारी इतनी हो गई तो उसके आधार पे पेरीमीटर इतना, डायगोनल इतना, एरिया इतना। ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए है, पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि चलिए पुराना से नया तक आने में परसेंटेज ग्रोथ कितने का हुआ, परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ वो मेरे भाई कितने का हुआ, कितने परसेंट का हमने इंक्रीज कर लिया। हम यहाँ पर ये देखते हैं पुराना से नया जंप करने में क्या भला हुआ, क्या मतलब कितना परसेंट हमने इंक्रीज किया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 40 से आप 44 बन गए। पहले आप 40 रुपये कमाते थे, अब आप 44 कमाने लगे। आपने कितने का इंक्रीमेंट किया, तो बोलोगे 4 का इंक्रीज हुआ। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 40 के ऊपर में। तो 4/40 इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। 4/40 इंटू कितना करेंगे, 100। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10% का इंक्रीज आपका हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 10% का इंक्रीज हमारा हुआ है। एक बच्चा कह रहा है साइड 11 कहाँ से आया है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि नीचे वाले को हमेशा ओरिजिनल मानते हैं, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो फाइनल आ जाता है। यानी अगर पुरानी साइड हमारी 10 थी तो नया मतलब 10 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो वो यहाँ से आया है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ देख लीजिए डायगोनल हमारा 10 √2 है और यहाँ डायगोनल 11 √2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका √2 के 10 लोग हैं और √2 के 11 लोग हैं। इंक्रीमेंट कितनी की हुई है, 1 √2 की। 10 √2 से 11 √2 हो गया। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो 1 √2 का इंक्रीमेंट हुआ है। 1 √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये इंक्रीमेंट कितने के ऊपर में हुआ है, तो ये इंक्रीमेंट हमारा 10 √2 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। यानी यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज की बात की गई, तो ये हमारा कितने परसेंट से बढ़ा, तो 10% से बढ़ा। ये कितने से बढ़ा, तो 10% से बढ़ा। अश्विन आप ही के सवाल का भी जवाब देंगे, सब्र करिए पहले। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया यहाँ पर 100 था, एरिया यहाँ पर 121 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बोलोगे 21 का। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बोलोगे 21 का। कितने के ऊपर में, तो 100 के ऊपर में। तो 21/100 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। तो कितना आएगा, 21% मेरे भाई आएगा। तो आप लोग ज़रा गौर से देखिए, आपने यहाँ पर जो साइड है वो कितना परसेंट बढ़ाया था, 10%। आपने साइड कितना बढ़ाया था, तो बोलोगे 10%। अब गौर से देखो पेरीमीटर कितने परसेंट से बढ़ा है, 10% से। डायगोनल कितने परसेंट से बढ़ा है, 10% से। लेकिन एरिया कितने परसेंट से बढ़ा है, 21% से। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जितने परसेंट से तुम साइड को बढ़ाओगे उतने ही परसेंट से तुम्हारा पेरीमीटर बढ़ेगा, उतने ही परसेंट से तुम्हारा डायगोनल बढ़ेगा, क्योंकि सारे के सारे वन डायमेंशनल है। अगर तुमने साइड को 10% बढ़ाया है तो तुम्हारा पेरीमीटर भी 10% से ही बढ़ रहा है, तुम्हारा डायगोनल भी 10% से ही बढ़ रहा है। तुम अगर साइड को 20% से बढ़ाओगे तो पेरीमीटर यानी परिमाप और डायगोनल यानी विकर्ण दोनों 20% से ही बढ़ेगा। अगर साइड 20% से तो दोनों 20% से, साइड 30% से तो दोनों 30% से। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि साइड को अगर हमने 10% से बढ़ा दिया तो ये एरिया 21% से कैसे बढ़ गया, और ये बढ़ गया तो हम इसे कैलकुलेट कहाँ से करेंगे। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताओ। एक बच्चा कहता है पेरीमीटर में 4a कहाँ से आ गया। मालिक प्रभु आशुतोष पांडे जी, मालिक देखिए कोई भी एक स्क्वायर होता है ना, एक वर्ग होता है ना, तो उसका पेरीमीटर 4a होता है। और ये चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है कि एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a के बराबर में होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है ये 4/40 कहाँ से आ गया। कान में रुई डाल के बैठे हो क्या जब बोल रहे हैं, तो पूरा फोकस रखो क्लास के ऊपर में, कंसंट्रेशन रखो यहाँ पे। 11 कहाँ से आ गया, 4/40 कहाँ से आ गया।
कान में रुई डाल के मत बैठो, जब पढ़ा रहे हैं ना तो बोर्ड के ऊपर में फोकस रखो, नहीं तो पता चले वीडियो यहाँ पे चला दिए हैं, उधर बाकी लोगों के ऊपर में ध्यान है और बकैती में ध्यान है, और जब निकल गया तो पूछते हो कि यार ये कहाँ से आ गया। और रिवाइंड करके देख लेना, पता चल जाएगा कहाँ से आ गया। तो बस इतना बोलेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये कंसर्न हो जाता है कि ये 21% जो है ये कहाँ से आया। अब ये 21% की यदि हम बात करें कि ये कहाँ से आया है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये 21% को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, और वो मेथड कैसे होते हैं वो समझो। जैसे मानो परसेंटेज धरती पे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये दो प्रकार के परसेंटेज कौन कौन से होते हैं, तो जैसे मानो कि आपने एक पढ़ा होगा ऐसे 10% है, या फिर आपने पढ़ा 11% है, या फिर आपने पढ़ा 12% से है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। इस तरीके से आपने कर करके परसेंटेज पढ़े, जैसे मानो 25 आपने पढ़ लिया, या एक तरीके से 21% आपने पढ़ लिया, एक ये हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा जो फ्रैक्शन वाला है, जैसे 7 सही 1/7% हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा 14 सही 2/7% हो गया, या फिर हमारा मेरे भाई 9 सही 1/11% हो गया। तो ये वाला दूसरा हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब जब ऐसे वाले परसेंट को सॉल्व करना होता है, तो बस अभी मेरी इतनी बात मान के चलो, आपको एक मेथड लगाना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम बात करते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या लगाते हैं, तो सक्सेसिव मेथड मेरे भाई लगाते हैं, ठीक है। सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं। और अगर हम बात करेंगे हम ये वाले सारे परसेंटेज को, तो इनको मेरे भाई सॉल्व करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड की। क्या इस्तेमाल करेंगे, तो रेशियो मेथड के इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा का सारा जो है हम लोग सीखने वाले हैं, रेशियो मेथड हमारा क्या है और सक्सेसिव मेथड हमारा क्या है। सारी सारी जो है यहाँ पर बातों को हम सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया देते हैं रेशियो मेथड का, और रेशियो मेथड जब आपको समझ में आ जाएगा तब हम उसके बाद में आपको सक्सेसिव से समझाएंगे, ठीक है। तो जैसे मानिए हमारे पास में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है तो हम उसमें रेशियो मेथड अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे वो देखो। रेशियो मेथड यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे मान लो यहाँ पर कह दिया गया, और क्या कहा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि एक आपके पास स्क्वायर है यानी वर्ग है, और इस वर्ग के साइड को आप जो है यहाँ पर 10% से बढ़ा देते हैं। आप कितने से बढ़ा देते हैं, 10% से बढ़ा देते हैं। तो बताइए आपका एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर समझिए इस बात को लेकर, सबसे पहली बात रेशियो मेथड लगाने से पहले रेट को तोड़ना पड़ता है फ्रैक्शन में। तो यहाँ जो भी दिया गया उसको फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। आप यहाँ पर ओल्ड लिखेंगे, आप यहाँ पर न्यू लिखेंगे। पुरानी वाली आपकी भुजा कितनी है, 10, 10 में एक जोड़ देंगे तो नई वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 11। ये क्या है मेरे भाई, तो साइड है। ये क्या है, तो साइड है। यानी साइड आपकी कितनी है, तो साइड आपकी 10 से 11 है। जब हम बात करते हैं एरिया को लेकर, एरिया का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए को कितनी बार गुना किया गया है, 2 बार। तो एक बार इसका रेशियो 10 से 11 है, एक और बार में इसका रेशियो कितना लिखेंगे, एक और बार में इसका रेशियो 10 से 11 कर देंगे, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10 हमारा 100 हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 हो जाएगा। यानी पहले क्षेत्रफल इतना हुआ करता था, अब क्षेत्रफल इतना हुआ करता है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो गई, एरिया में इंक्रीमेंट कितने का हो गया। तो बोलोगे सर हमारा देखिए इंक्रीमेंट जो हुआ है 21 यूनिट्स का हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है, तो 100 के ऊपर में हुआ है। और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। सो फाइनली योर आंसर इज 21%। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, 21% आएगा। फाइनली जो आंसर आएगा वो दोस्तों कितना आएगा, 21% आएगा। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, रेशियो मेथड, ठीक है। क्या सीख रहे हैं मेरे भाई, रेशियो मेथड सीख रहे हैं। अब ये जो रेशियो मेथड है ना, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। अभी सिर्फ हम आपको एग्जांपल दे रहे थे 10% के ऊपर में। चलिए एक काम करिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
और यहाँ पर मैं अब डेटा बदल देता हूँ बस। और डेटा बदल के मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे मानो अगर कोई भी यहाँ पर वर्ग है, कोई भी यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो उसकी भुजा को अगर मान लीजिए कि हमने 10 के जगह पे 14 सही 2/7% से बढ़ा दिया, इतने परसेंट से हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, एरिया कितना होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी चीज़ है यहाँ पे, समझे। पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, कन्फ्यूज मत हो। ये आपको लग रहा हो यार कितना कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं है भाई। 1D से 1D में जाना है, अपने आप को बदलना ही नहीं है। 1D का कोई एक चीज़ 10% से बढ़ा, बाकी सारे वैसे ही बढ़ेंगे। 2D में जाने के लिए दो तरह के मेथड आते हैं, रेशियो लगा लो या सक्सेसिव लगा लो। फ्रैक्शन वाली वैल्यू अगर है तो यहाँ रेशियो लगेगा, नॉर्मल वैल्यू होगी सक्सेसिव लगेगा। अभी रेशियो पढ़ा रहे हैं, बाद में सक्सेसिव पढ़ा देंगे, बस बात खत्म। इतना ही तो है। तो चलिए यहाँ पर बता दीजिए मुझे कि अगर हमने भुजा को इतने परसेंट से बढ़ाया है, क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, जल्दी बता दो। कितने परसेंट से बढ़ेगा मुझे वो बताना है। सुबोध दास सर, योर बैच वन टाइम कंप्लीट करने के बाद दोबारा से बैच लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आप बैच पढ़ लेते हैं दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। आप दोबारा से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वीडियो को आपने एक बार दो बार देख लिया, दैट्स एनफ, उतना काफ़ी है। उसके बाद में आप जो है अपने पास में ये सीजल वैरियर हमारी हो गई, ये सीजल वैरियर वाली किताब से पूरे की पूरी मेरे भाई क्वेश्चंस को लगा दीजिए। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना काम काफ़ी है, इतना ऑथेंटिक है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सारा करिए। और अभी तो इसका सेकंड एडिशन हम लेकर आ रहे हैं, एक हफ्ते 10 दिन के बाद में इसका सेकंड एडिशन भी आ जाएगा हमारे पास में। तो जो सेकंड एडिशन आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको किससे करना होगा, सेकंड एडिशन से। जितना सेकंड एडिशन में दिया गया होगा बस उतने सवाल आप लगा लेंगे, आपका काम बन जाएगा, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। आनंद मोहन रॉय, चलो कितना आया आप लोगों का आंसर बताइए। बहुत शानदार। कोई बच्चा कह रहा है 25%, कोई देखिए रेशियो हमने आपसे नहीं पूछा था, हमने कितना परसेंट आया वो पूछा था। तो आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बोलेंगे सर आपने कहा था ये परसेंटेज को तोड़ने को। तो जब हम इस परसेंट को तोड़ेंगे तो ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो 1/7 के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा, 1/7 के बराबर में, यानी इंक्रीमेंट हमारा होगा। तो हम बोलेंगे ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा क्या है, तो न्यू है। ओल्ड है और ये हमारा क्या है, तो न्यू है। अगर हम बात करते हैं जैसे वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 7, 7 में एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये हमारा साइड के बराबर हो गया। क्या हो गया, तो ये साइड हो गया। क्या हो गया, तो साइड, यानी वैल्यू हमारी कितनी हो गई। तो बोलोगे सर साइड हमारी 7 से 8 हो गई, पुरानी भुजा 7 थी, नई भुजा 8 हो गई, ठीक है। यानी ये हमारा क्या हो गया, साइड हो गया। अब साइड की बात हम करते हैं। दूसरी बात हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया का मतलब साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कैसे आएगा, जब ए को 2 से गुना करोगे, तो ए को 2 बार गुना करोगे तो 7 से 8 हो गया। तो एक और बार ये वापस से क्या होगा, 7 से 8 होगा। यही मैंने कहा था, स्क्वायर करते हैं। एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब करते हैं। आप कहीं ना कहीं 7 × 7 यानी 7 का स्क्वायर ही तो कर रहे हो। 7 × 7 यानी 49, क्या कर रहे हो, 7 का स्क्वायर। 8 × 8 यानी 64, क्या कर रहे हो, 8 का स्क्वायर। तो यानी आप 1D से 2D में आ रहे हो, और 1D से 2D में आने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं। यही बात हम शुरू से तब से समझा रहे थे कि उस रेशियो का क्या करते हैं, रेशियो का स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, और कोई बात नहीं है। अब आपने यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट किया, कितना परसेंटेज इंक्रीज रहा आपका, तो बोलते हैं सर परसेंटेज इंक्रीज बराबर देखो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो बोलोगे 15 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने के ऊपर में हुआ, तो 50 के ऊपर में हुआ। इनटू कितना करेंगे, तो यहाँ पर 100 के करीब में, ठीक है। ये लगभग 2 से थोड़ा सा ज़्यादा कटेगा, यानी 30% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो आंसर 30 या 31 के करीब में आ सकता है। हालांकि हम इसे सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 1500/49%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस मेरे भाई खेल खत्म यहाँ पे। 1500/49%, 1500/49%, ठीक है। अब आओ इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, और जिस तरीके से हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको वैसे ही करना है अभी यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ रेशियो मेथड लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे रेशियो मेथड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 52, पढ़िए क्या कहा गया, मंगा लीजिए, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। यहाँ पर बोला गया बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 33 और 1/3%, हाइट इज रिड्यूस बाई इतना परसेंट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यानी त्रिभुज का जो आधार है वो इतना परसेंट से बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई इतना परसेंट कम हो जाती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। ठीक है, तो पीछे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सक्सेसिव से बनेंगे। अभी मैंने आपको सक्सेसिव नहीं पढ़ाया तो नहीं बताऊंगा, पहले मैंने आपको रेशियो पढ़ाया तो रेशियो से आप बताइए। आप ऐसे परसेंट को देख के सबसे पहले क्या एनालाइज करेंगे, क्या लगाना चाहिए? आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताओ, चलो टाइप करके, कि इस तरह का परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह के परसेंटेज में आप क्या लगाते हैं, रेशियो लगाते हैं कि सक्सेसिव लगाते हैं, बताइए। सर मज़ा आ जाता है क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया बात है, मज़ा आना भी चाहिए। देखो मुझे लगता है कि गणित एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो जितना समझ में आने लगे ना तो उसका नशा उस तरीके से बढ़ने लगता है। ठीक है, उतना मज़ा आता है उसे पढ़ने में, उतना हम और ज़्यादा इंगेज करते हैं अपने आप को लेकर वहाँ पे। तो सारा खेल समझ का होता है। पढ़ना कौन नहीं चाहता है, हर कोई पढ़ना चाहता है। कौन सीखना नहीं चाहता, हर कोई सीखना चाहता है। सारा खेल वो इंटरेस्ट का होता है। कोई चीज़ अगर हमें इंटरेस्टिंग लगने लगी, अब जैसे देखो आप जिससे चैट करते हो, अगर सामने वाले से चैट करने में मज़ा आने लगे, बात मेरे भाई बढ़िया मनने लगे, तो क्या होता है, आधे घंटे की जगह 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला वक्त का। ठीक है, लेकिन अगर वहीं सामने वाला पर्सन बोरिंग निकला तो जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहोगे। हालांकि बेरोजगार लोगों को कोई भी बोरिंग नहीं लगता है, उनको सब लोग इंटरेस्टिंग ही लगते हैं। ठीक है, तो वाली बात है, यहाँ पर गणित भी वैसा ही है। बनने लगा, इंटरेस्टिंग है तो आधे घंटे की जगह 1 घंटे पढ़ लोगे, इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो क्या करोगे फिर मेरे भाई, छोड़ दोगे। ठीक है, तो सारा है। तो अब जैसे ऐसा परसेंट हमने देखा तो हमारे मन में सुविचार क्या आया, तो हमारे मन में जो सुविचार आया यहाँ पर वो ये आया कि हम एक काम करते हैं हम जो है यहाँ पर, ठीक है, इसमें रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जब आप एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रायंगल का मेरे भाई क्या होता है, ट्रायंगल का ये हमारा बेस होता है जिसे हम कहते हैं बी हो गया, और ये ट्रायंगल में हमारा, त्रिभुज में हमारा हाइट होता है जिसे एच कहते हैं। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया दोस्त, तो एरिया हमारा क्या होता है, तो बोलोगे एरिया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। कभी भी जब आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत में आपको अगर ये कह दिया जाए कि आपने यहाँ पर फलानी चीज़ को इतने परसेंट से बढ़ाया, फलानी चीज़ को इतने परसेंट से बढ़ाया, तो क्षेत्रफल आपका कितने से बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो है कितने परसेंट से बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि भैया बात ऐसी है यहाँ पे कि उसको पता करने के लिए इस कांस्टेंट टर्म का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, कोई आवश्यकता नहीं होती है, कांस्टेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है बात? अब बोलोगे सर कैसे, देखो अभी समझाते हैं। ट्रायंगल केस की बात है, तो ट्रायंगल में अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल में हमारा यहाँ पर एक ओल्ड केस हो जाएगा और एक हमारा यहाँ पर न्यू केस हो जाएगा। एक हमारा ओल्ड केस हो जाएगा, एक हमारा न्यू केस हो जाएगा। बोला गया त्रिभुज का आधार इतने परसेंट से हमारा बढ़, ठीक है दिखाइए इधर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोला गया ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, तो बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट, और हाइट को जो है वो रिड्यूस किया गया इतने परसेंट से, परसेंटेज चेंज इन एरिया। आधार इतना से बढ़ा है, ऊंचाई इतने से कम हो जाती है, क्षेत्रफल में बताओ। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। हम दोनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, बेस हमारा कितना हो गया, आधार हमारा कितना हो गया, 33 सही 1/3%। आप लोग एक बात बताइए, 33 सही 1/3%, आपको ये परसेंट किसके बराबर लगता है, तो बोलोगे 1/3 के बराबर। किसके बराबर मेरे भाई, 1/3 के बराबर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये परसेंट 1/3 के बराबर है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा बेस क्या हुआ करता था और अब हमारा बेस क्या हो जाएगा, वो हम देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हाइट की बात करते हैं, 16 सही 2/3। तो बोलोगे सर देखो 16 सही 2/3 इतने प्यार से हमने पढ़ रखा है, ये बराबर होता है 1/6 के। अच्छा यहाँ पर इंक्रीज किया था तो ऊपर वाले में प्लस, और यहाँ डिक्रीज किया था तो ऊपर वाले में माइनस। ठीक है, ये बेस है तो बी लिखा, हाइट है तो एच लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो बेस तुम्हारा पहले कितना था, बोलोगे 3 था, अब 3 में एक क्या हो गया तो बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 4। तुम्हारा हाइट पहले कितना था 6, 6 में एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं एरिया के बारे में, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या पूछा, परसेंटेज चेंज इन
एरिया, क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एरिया में क्या बोलेंगे, तो एरिया में बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ इंटू इसका एरिया क्या होगा, तो बेस 4 है और हाइट 5 है। मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप दो टर्म को कंपेयर करते हो ना, ठीक है, और यदि उनमें कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है तो वो कांस्टेंट टर्म एक दूसरे को काट देता है। जैसे यहाँ पर ये हाफ से हाफ हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। अब जैसे सर्कल का एरिया ही देख लो, मानो पहले वाले की रेडियस r1 है तो पाई r1 का होल स्क्वायर होगा, दूसरे वाले का रेडियस r2 है तो पाई r2 का होल स्क्वायर होगा। जब उनका एरिया कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट से कट जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड हो जाता है। तो यही फायदा होता है कि जब हम एक तरीके से पढ़ रहे होते हैं ना, आपका परसेंटेज में कितने परसेंट से इंक्रीज होगा या कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, तो जो कांस्टेंट वाली क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरिया हमारा कितना है, तो बोलोगे 18 है, और ये एरिया हो कितना गया, तो 20 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर और भी चीज़ों को काट सकते हो, जैसे आप चाहो तो 2 से काटोगे 3 बार में और 2 से काटोगे 2 बार में, तो बोलोगे एरिया हमारा 9 था, एरिया हमारा 10 हो गया। इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ जनाब, तो बिल्कुल इंक्रीज हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो 100%। 1/9 पूरी कायनात को पता है कि 1/9 कितना होता है, और नहीं पता तो पहले वाला लेक्चर देखो, बता रखे हैं। 1/9 11 सही 1/9% होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात। तो छोटी छोटी बातें, पहला क्वेश्चन था हर कुछ मैंने मेंशन किया, ये परसेंट कैसे टूटेगा, कैसे रेशियो में लिखेंगे वो भी, ये कैसे टूटेगा कैसे लिखेंगे वो भी, कहाँ पर एरिया था कहाँ हो गया वो भी, सारी बातें जो हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, बस हमने यहाँ पर जो है वो डेटा को बदल दिया है और यहाँ डेटा थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमने कह दिया है कि बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई इतना परसेंट, हाइट इज रिड्यूस बाई इतना परसेंट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, कि त्रिभुज का जो आधार है वो इतना से बढ़ा देते हैं, इसकी ऊंचाई को इतना से कम कर देते हैं, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताया जाए कितना होगा। चलो बताओ, बताइए जल्दी से, बताओ भाई जल्दी बताओ। तो सबसे पहले यहाँ देखो, 16 सही 2/3% है, तो ये जो परसेंट होगा हमारा, ये किसके बराबर में होगा, तो 1/6 के बराबर में। किसके बराबर में, 1/6 के बराबर में। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये 1/6 हो गया। ठीक है। उसके बाद में अगर हम हाइट के बारे में बात करते हैं, 33 सही 1/3 के बराबर। अब ये जो हमारा हो गया, ये किसके बराबर है, तो 1/3 के बराबर में। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये बेस है और ये हमारा क्या है, तो हाइट है। बेस है और ये हमारा क्या है सर, हाइट है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू को देखोगे सर, बेस पहले कितना था 6, उसमें एक बढ़ गया कितना हो गया 7, यहाँ पर बेस कितना था 3, एक कम कर दिया कितना हो गया 2। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एरिया, सिर्फ इन्हीं दोनों की आवश्यकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 6 × 3 हमारा कितना हो जाएगा 18, और 7 × 2 हमारा हो जाएगा 14। अगर कटे तो यहीं पर काट दो, 2 से 9 बार में, 2 से 7 बार में, तो वैल्यू हमारी 9 से 7 हो गई। यानी परसेंटेज डिक्रीज हमारा कितने का हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज हमारा 2 का डिक्रीज है। कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना है, तो 100%। तो 2/9 इंटू 100%, 2/9 इंटू कितना परसेंट, 100%। क्या आप मुझे भाई एक बात बताओ, 2/9 का मान आपको नहीं पता है? बोलोगे गुरुदेव कैसे नहीं पता है, फिक्स है, पूरी कायनात जानती है। 1/9 को अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं, या 1/9 जो होता है परसेंटेज में, उसका मान किसके बराबर में, 11 सही 1/9 के। तो अगर हम 2/9 की बात करते हैं तो 2/9 हमारा कितना होगा, जस्ट इसका डबल, 11 का डबल 22, 1 का डबल 2, और ये हमारा इतना परसेंट के। तो ये जो 2/9 है ये किसके बराबर में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा, ऑप्शन नंबर बी के बराबर में होगा। ध्यान रहेगा यहाँ पे आपको। आ जाइए। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि मतलब
जो है सो जो हमारा 10% है, 20% है, 25% है, 24% है, उनको हम सक्सेसिव से करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन वाले को रेशियो से। मतलब आप किसी को किसी से भी कर सकते हो, लेकिन वो बाइफर्केशन करने का रीज़न यहाँ पर यही होता है कि हमारा थोड़ा सवाल आसान बन जाए। जैसे शुरू में अगर हम बात करते हैं ना, तो शुरू में मैंने जब आपको ये पूरी पूरी बात बताई थी, ये पूरी मैंने कहानी बताई थी कि ऐसा परसेंट आ जाए तो सक्सेसिव लगा लेना और ऐसा आ जाए तो रेशियो लगा लेना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये सभी को रेशियो से कर सकते हो और इसको भी सक्सेसिव से कर सकते हो। बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है सवाल को, और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बने तो मज़ा किसको आता है? किसी को भी नहीं। इसीलिए हम लोग आसान भाषा में ऐसे वाले को रेशियो में अप्लाई करते हैं और ऐसे वाले को सक्सेसिव से बनाते हैं। बाकी 10% में आप रेशियो भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो, दोनों आसान पड़ता है। 25% में सक्सेसिव भी लगा सकते हो, रेशियो भी लगा सकते हो, दोनों आसान पड़ता है। दोनों आपकी अपने मन की उपज है, आपकी अपनी इच्छा है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है हमारे पास में, और उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर फिलहाल, ठीक है, कौन से क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर आपका जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। अभी फिलहाल मैं आपको इसको रेशियो से बता रहा हूँ, और आगे जब हम पढ़ेंगे ना सक्सेसिव, जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे आपको सक्सेसिव से भी बताएंगे कि सक्सेसिव होता क्या है और इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। आप 47 को देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 10% एंड 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% से बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। जब हम इसे रेशियो मेथड, जब सक्सेसिव पढ़ेंगे तो सक्सेसिव से भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले तो हमने रेशियो पढ़ा है, तो एक बार रेशियो से देखना होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो लंबाई में 10% का परिवर्तन है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 यानी 1/10 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 20% की बात करें तो 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5 होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा किस में परिवर्तन है, तो ये हमारा लंबाई में, और ये हमारा किस में परिवर्तन है, चौड़ाई में, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा था, इसको सही कर लेना। ये बी और एच यहाँ पर नहीं होगा, ये बी तुम्हारा यहाँ पर होगा, एच तुम्हारा यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ओल्ड और न्यू होगा, कि ये तुम्हारा ओल्ड कहानी था और ये तुम्हारा नया कहानी है। इस तरीके से लिखेंगे। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर बात करते हैं लेंथ में। तो लेंथ में हमारा यहाँ पर ओल्ड कितना होगा और यहाँ पर हमारा न्यू कितना होगा। तो अगर हम देखते हैं तो लंबाई हमारी पहले कितनी थी, 10 थी, और अब हमने 10 में एक बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 11। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई पहले कितनी थी, 5 थी, 5 में एक बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 6। तो इस हिसाब से अगर हम एरिया की बात करें, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, आयत का, तो हमारा एरिया पहले कितना था, तो बोलोगे 50, और अब हमारा एरिया कितना है, तो 66 है मेरे भाई। कितने का इंक्रीमेंट है, तो आप बोलोगे सर हमारा देखो इंक्रीमेंट जो है वो 16 का है। 16 का इंक्रीमेंट है, कितने के ऊपर में, 50 के ऊपर में, इनटू कितना, तो 100%, ठीक है। अगर हम काटेंगे तो हम बोलेंगे सर आंसर हमारा कितना आएगा, 32% आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, 32%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना यहाँ पर सक्सेसिव पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि कैसे हम शॉर्ट में यहाँ पर 32% लेकर आ सकते हैं, विद इन सेकेंड कैसे लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब मैं वो पढ़ाता हूँ, बच्चा बोलता है भैया सर यहाँ पर क्या हम रेशियो लगा सकते हैं कि नहीं, एक बार बताइए। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आराम से अप्लाई हो सकता है। कहीं पर किसी ने आपको मना ही नहीं किया है, ठीक है। कोई मेरे भाई आपको यहाँ पर मना नहीं है, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा पार्ट आता है दोस्त सक्सेसिव का। रेशियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से महारत हासिल कर ली है। अब आपको सीखना कौन सा है, तो सक्सेसिव मेथड है। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव मेथड क्या होता है, कैसे होता है। तो सक्सेसिव मेथड आराम से हम लोग जो है चलिए शुरू करते हैं।
तो सक्सेसिव मेथड मेरे भाई क्या होगा, जब भी किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूस वे में बढ़ाने की बात की जाती है, क्रमागत तरीके से बढ़ाने की, जैसे कोई शहर है, उसकी जनसंख्या पहले मैंने 10% से बढ़ा दी, फिर बाद में उसकी जनसंख्या 10% से और बढ़ा दी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर बढ़े हुए चीज़ को दोबारा से बढ़ा दिया। अब जैसे मानो ये मोबाइल है, पहले कंपनी क्या करती है, इसकी कीमत को 10% से बढ़ा देती है, 100 से 110 कर देती है, फिर उसका दिमाग खराब होता है और 10% और बढ़ा देती है, यानी अब जो बढ़ेगा वो 110 का 10% बढ़ेगा। तो बढ़ी हुई चीज़ को जब दोबारा से बढ़ाने की बात की जाए तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई करते हैं। अब ये सक्सेसिव मेथड होता क्या है, कैसे हम इसको यहाँ पर जो है मेरे भाई लिख पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर सक्सेसिव मेथड इंट्रोडक्शन हो चुका है। इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर सक्सेसिव मेथड में दो चीज़ें होती हैं, या तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है या सक्सेसिव डिक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज जो है वो आप परसेंटेज में पढ़ते हैं, और सक्सेसिव डिक्रीज जो है वो आप डिस्काउंट में पढ़ते हैं। देखो दुकानदार के नज़रिए से समझो कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, भैया 10% डिस्काउंट दे दीजिए ना, उसने रेट कम कर दिया, क्रेडिट कार्ड तुमने लगा दिया, 10% का और ऑफर मिल गया, यानी कम की गई चीज़ को तुम और कम कराने की बात कर रहे हो, तो वो तुम्हारा सक्सेसिव डिक्रीज है। लेकिन अगर हम बात करते हैं महंगाई, महंगाई क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज है। कोई चीज़ एक बार बढ़ गई, फिर उसको एक बार और बढ़ाओ, फिर उसको एक बार और बढ़ाओ, यानी यहाँ पर सक्सेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है। इंक्रीज वाला परसेंटेज में पढ़ना है, डिक्रीज वाला डिस्काउंट में पढ़ना है। तो अगर मानिए किसी चीज़ को आपने A% से बढ़ाया है या घटाया है, और फिर आपने B% से बढ़ाया घटाया है, तो इनका सक्सेसिव का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A प्लस बी प्लस हमारा ए बी अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो प्लस करेंगे, और वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो माइनस करेंगे। इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगी तो माइनस करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है। तो पहले हम आपको सक्सेसिव निकालने की प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसके बाद मालिक, ठीक है, तब हम आपको क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे। तो पहले आप निकालने का प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि 10% का और यहाँ पर 20% का सक्सेसिव कितना होगा, पहले ये बताओ। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ए, फिर हमारा हो जाएगा प्लस बी, और फिर हमारा हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 30 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 32%। तो ये दो लोगों का सक्सेसिव कितना होगा, 32%। ये दो लोगों का सक्सेसिव कितना होगा, 32%। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, मैं आपको कह रहा हूँ 7% का सक्सेसिव निकालो, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 8% का निकालो। जल्दी से बताओ 7 और 8 का सक्सेसिव कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई 7 और 8 का सक्सेसिव कितना होगा। फिर हम आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सक्सेसिव जो है यहाँ पर वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ, तो क्या बोलोगे, बोलोगे 7% से बढ़ाया है, 8% से बढ़ाया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर 8 और प्लस यहाँ पर 7 इंटू 8 अपॉन में 100 यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, बोलिए। ये हमारा हो जाएगा 15, और ये हमारा 56/100। यहाँ पर 56 को किससे डिवाइड करना है, 100 से, तो 56 को 100 से डिवाइड करना है तो 0.56, यानी कितना हो जाएगा, 15.56 यहाँ पे, इतना परसेंट हमारा 15.56 हमारा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 10% और 20% का सक्सेसिव इतना, 7% 8% का सक्सेसिव इतना। तो असल में सक्सेसिव दो अलग अलग तरह के रेट के निकालते हैं, या तो हमारा रेट सेम हो तो वो निकालेंगे, या हमारा रेट डिफरेंट हो तो हम उसका निकालते हैं। और हम कैसे निकालते हैं ज़रा वो देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं सेम रेट के केस में या डिफरेंट, पहले डिफरेंट रेट्स का समझ लेते हैं। तो जैसे मानो अगर मुझे 2% और 3% का निकालना हो, आपको अब ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2% 3% का सिखाना हो तो कैसे करोगे, जैसे मानो 4% का सक्सेसिव 7 के साथ निकालना है तो कैसे करोगे, या मान लो 9% का सक्सेसिव हमारा 10 के साथ में निकालना है तो कैसे करोगे, या एक तरीके से मान लो यहाँ पर 12% और यहाँ पर जो है 2% का निकालना है तो कैसे करोगे। आप बोलोगे सर सक्सेसिव का सीधा सीधा एक शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट क्या होता है, तो बोलोगे 2a और डॉट यहाँ पर a स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये क्या है, हम आपको समझाएंगे ये क्या है और क्या नहीं है।
ठीक है, ये सीधा सक्सेसिव का शॉर्टकट है। और शॉर्टकट में क्या होता है, आप कभी भी किसी का भी अगर सक्सेसिव निकालते हो, ट्रिक हमारा सीधा यहाँ पर ये कहता है, एक बार मेरे भाई, कि दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पर 12 और 2 पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ए टू ए स्क्वायर को गोली मारो, हटाओ इसको, अभी बाद में समझा देंगे। 12 × 2 पहले एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 12 × 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव लगा देना, और फिर अब दोनों को जोड़ दो, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। लो मेरे भाई, तुम्हारा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल कर आ गया, और इसका सीधा सीधा सक्सेसिव निकल कर आ चुका है, सीधा सीधा सक्सेसिव निकल कर आ चुका है। और वो किसके बराबर में है, 14.24% के बराबर है मेरे भाई। आइए चलिए, अब एक काम करिए, इनका सक्सेसिव निकालिए, 9 का और 10 का। तो पहले बोलोगे एक बार गुना करते हैं, तो 9 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और दशमलव लगा दोगे। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दो, तो 9 + 10 हमारा कितना हो जाएगा, 19%, यानी 19.9%। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 19.9%। तो एक बार गुना करते हैं, दशमलव लगा के जोड़ देते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से 4 और 7 का सक्सेसिव चाहिए। जल्दी से मुझे बता दीजिए, 4 और 7 का सक्सेसिव किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए। मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आएगा भाई, बिल्कुल मज़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा मज़ा। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ गए। सर यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 4 × 7 हमारा हो जाएगा 28, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद में 4 + 7 हमारा हो जाएगा 11, यानी 11.28%। कितना हो जाएगा, 11.28%। अब इसमें भी दो वैरायटी निकल कर आती है, तीन वैरायटी निकल कर आती है। एक जिसमें नॉर्मल गुना हो जाए, एक जो छोटी वैल्यू होती है, और एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब छोटी वैल्यू का भी इलाज थोड़ा साइड से हम लोग करते हैं कि छोटी वैल्यू का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे टर्म के सक्सेसिव निकालने को कह रहा हूँ, इसका सक्सेसिव कैसे निकालोगे, 1% का सक्सेसिव 2% के साथ में, ठीक है। या फिर मेरे भाई 2% का सक्सेसिव आप निकालो 4% के साथ में, ठीक है। या फिर आपका 1% का सक्सेसिव 7% के साथ में, ठीक है। या फिर मेरे भाई 2% का सक्सेसिव 3% के साथ में। तो इनका सक्सेसिव कैसे निकलेगा, ये बताओ। ये छोटे छोटे टर्म है, तो यहाँ पर इनका भी सक्सेसिव निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो तरीका है हमारा वही है, और कभी बदलेगा नहीं। अच्छा, ये जो ट्रिक सिखा रहे हैं, ये सिर्फ सक्सेसिव इंक्रीज के लिए सिखा रहे हैं, सक्सेसिव डिक्रीज के लिए नहीं। अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई एक भी चीज़ कम होती है, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला a+b+ab/100 से जाना पड़ेगा। मैं उस कंडीशन को मानकर ये ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ पर ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखो। आप बोलोगे सर आपने कहा था पहले गुना करने को, तो 1 को 2 से गुना करने पे 2 आता है, तो क्या हम 2 लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, कम से कम 2 डिजिट लिखते हैं। तो 2 को मेरे भाई क्या लिखेंगे, तो 2 को हम 0 2 लिखेंगे, ताकि उसके 2 डिजिट पूरे हो पाए। डेसिमल के बाद में हम यहाँ पर 2 डिजिट लिखते हैं, तो यहाँ पर 1 × 2 हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0। 2 डिजिट लिखना होता है। तो डेसिमल के बाद में गुना होता है, डेसिमल के पहले जोड़ा जाता है, और जोड़ने के लिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी बोलोगे 3.02%। यहाँ पे कितना बोलोगे, 3.02%। मतलब बस 2 नहीं लिखना है, 2 के जगह पर 0 2 लिखना है, 2 नहीं लिखना है, 2 के जगह पे कितना लिखना है, 0 2 लिखना है। तो एक बार दोनों को यहाँ जोड़ दिया हमने, और एक बार 1 × 2 हमारा 2 हो जाता है, यानी 0.2%। खेल खत्म मेरे भाई। वैसे ही यहाँ पर एक बार गुना करिए, 2 × 4 8 होता है, 8 नहीं होगा, 0 8 होगा। उसके बाद में दशमलव लगाएंगे, और 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी इतना %। क्लियर है ये बात यहाँ, क्लियर है ये बात यहाँ। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में 1 और 7 का सक्सेसिव बता दीजिए कि 1 और 7 का जो सक्सेसिव होता है वो कितना होता है, कितना होता है बताइए। आप बोलोगे सर 1 और 7 का जो सक्सेसिव होता है, एक बार गुना करो तो 1 × 7 7 हो जाएगा, 7 को 0 7 लिखेंगे, और एक बार जोड़ देंगे तो 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8, तो यानी 8.07%। 8.07% कितना हो जाएगा, 8.07%। बहुत शानदार। आइए चलिए 2 और 3 का अब आप लोग सक्सेसिव बताइए, 2 और 3 का सक्सेसिव कितना होता है, फटाफट बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुदेव सिंपल है, एक बार गुना कर दीजिए, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 का मतलब 0 6 हो गया, और एक बार जोड़ दीजिए तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो यहाँ पर इतना हो गया,
इतना परसेंट। क्लियर है? तो ये हम किस में अप्लाई कर रहे हैं? छोटी छोटी वैल्यू में। किस में अप्लाई कर रहे हैं? छोटी छोटी वैल्यू में। अब थोड़ा बड़ी वैल्यू में अप्लाई करके देखते हैं। बड़ी वैल्यू में क्या होता है? बड़ी वैल्यू का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए 10% का सक्सेसिव निकालना है, या फिर 10% का, और यहाँ पर 20% का। चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? या मतलब मान लीजिए कि 20% का हमें निकालना है और 30% का सक्सेसिव निकालना है, या मान लीजिए हमें 10% का निकालना है और 25% का वैल्यू निकालना है, ठीक है? या फिर हमें 11 और 12 का निकालना है। तो हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम बोलेंगे सर बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने ट्रिक में अभी क्या सीखा? तो ट्रिक में दोस्तों हमने यहाँ पर ये सीखा, एक बार दोनों को पहले गुना करो। तो 10 को 20 से गुना करो, 200 आता है, ये 200 लिख दो यहाँ पे। फिर डेसिमल लगाओ, फिर 10 और 20 को जोड़ो, कितना हो गया मेरे भाई? 30 हो गया, लिखो। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो कहा था डेसिमल के बाद मात्र 2 अंकों को रखना होता है। तो डेसिमल के बाद मात्र अगर 2 अंकों को रखना होता है तो वो हम किसे रखेंगे? तो वो हम आखिरी के 2 डिजिट को रखेंगे, और ये इसे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इसे ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 30 के पास में चला जाएगा, तो वो मेरे भाई 32.00% हमारा निकल के चला आएगा। कितना हो जाएगा? 32.00% निकल के चला आएगा, ठीक है? आ जाइए यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं क्या कहा गया है। सेम इसको इसके साथ में गुना करो, 20 को 30 के साथ में गुना करो, तो 20 को 30 के साथ में गुना करो तो 600 हो जाएगा, और 20 को 30 के साथ में जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है? हम आखिरी के 2 डिजिट को रखते हैं और ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 6 ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे यहाँ पर 56.00%। ये मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 56.00%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ, चलो तीसरा वाला समझते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला केस हमारा क्या कहा गया है? एक बार दोनों को गुना, तो 10 इंटू 25 हमारा कितना हो जाएगा? 10 इंटू 25 हमारा 250 हो जाएगा, ठीक है? और 10 प्लस 25 हमारा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आप बोलोगे आखिरी के 2 अंकों को रखना है, तो ये 2 ट्रांसफर, तो 2 प्लस 35 हमारा कितना हो गया? तो बोलोगे 37.50, ये इसका सक्सेसिव हो जाएगा 37.5। यानी अगर वैल्यू हमारी बड़ी हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब मुझे आप लोगों से 11 12 का चाहिए कि 11 12 का सक्सेसिव कितना होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, 11 12 का सक्सेसिव कितना होता है? बताइए। बहुत अच्छे। तो 11 12 का सक्सेसिव में आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर 11 12 का सक्सेसिव हमारा बड़ा ही सिंपल है। पहले यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे, 11 इंटू 12 कितना हो गया? तो बोलोगे 132, तो यहाँ लिख दिया। और 11 और 12 कितना हो गया? 23, उसे हमने यहाँ लिख दिया। इसमें आखिरी के 2 अंकों को रखना है और ये इसे ट्रांसफर में। तो जब ये इसे ट्रांसफर में करेंगे तो 23 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 24.32%, और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग सक्सेसिव निकालना सीख चुके हैं, ठीक है? और अगर आप सक्सेसिव निकालना सीख चुके हैं तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? सीधा सीधा मेरे भाई सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। अब आप इसी का फ़ायदा देख लो ना, आप यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन एक मैंने अभी रेशियो मेथड से बीच में करवा दिया था 32% वाला, अगर हम इसी क्वेश्चन को अब सक्सेसिव से करें तो आप ज़रा गौर से देखो। आपने यहाँ पर क्या किया है? तो आपने यहाँ पर जो लेंथ है उसको 10 से बढ़ाया है और ब्रेथ को 20 से बढ़ाया, लंबाई 10 से, चौड़ाई 20 से, और बोला गया है एरिया कितने से बढ़ेगा। आज मैं अगर एक बच्चे को भी बुला के अभी पूछ लूँ ना कि बेटा 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है, इतने आसानी से मेरे भाई बताएगा। बोलेगा पहले गुना कर दीजिए, 10 और 20 को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 200, फिर डेसिमल लगा दीजिए और जोड़ दीजिए, तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये 2 डिजिट को रहने दो, ये इधर ट्रांसफर कर दो, 2 इसे जब ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा? 32.00, यानी 32%, और मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो अब समझ में आया कि हम यहाँ पर ऐसे वाले परसेंट को क्यों सक्सेसिव से बनाने को कहते थे, क्योंकि जब ऐसे वाले परसेंट को रेशियो से बनाते हो कितना लंबे में आंसर आता है, और उसी में जब सक्सेसिव लगाते हो एकदम जल्दी से आंसर आ जाता है। सोचो, तो अब क्लियर हुआ ना यहाँ पर कि क्यों हम यहाँ पर तब से इंसिस्ट कर रहे थे कि ऐसा परसेंटेज रहेगा तो रेशियो लगा लेना, ऐसा रहेगा तो सक्सेसिव लगा लेना।
तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। अब ऐसे सवालों को करना कैसे है वो हम आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आज नहीं कल की क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हर क्लास में पिछली क्लास का रिवाइज करके आना जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। बीच में टपकने की आवश्यकता नहीं है, बीच में कहीं पर मुंह उठाने की आवश्यकता नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पिछला पढ़कर आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, तभी आप डाउट पूछेंगे तो हम बताएंगे, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत क्लियर है हमारी तरफ से, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो पढ़ कर आइए, बाकी हम लोग बढ़िया तरीके से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।